एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। तो इसमें क्या क्या है उसको हम यहां पर देखने वाले हैं। बेसिकली ये जो आपका हिस्सा है ये आपका सौरमंडल ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो है इसे एक अलग से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नाम से हम करने वाले हैं आज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली इतना है, देखेंगे हम कि पृथ्वी जो है वो अंदर से कैसी है। ऊपर से तो आप देखते हैं, जो भी आप देखते हैं, पृथ्वी अंदर कैसी है, पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो कैसा है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अगर इसके और इसमें अगर ये केंद्र है ना, तो अगर हम इसके इस हिस्से को काट के निकाल लें, अगर हम इस हिस्से को काट कर बाहर निकाल लें और देखें कि किस हिस्से में क्या है, वही हम देखने वाले हैं एक्चुअल में कि इसमें किस हिस्से में क्या है। जैसे हम इसे कहते हैं कि इतना हिस्सा जो है, या इतना हिस्सा जो है इसका, जिसे कोर कहा जाता है, ठीक है, इतना हिस्सा जो है इसे मेंटल कहते हैं, ठीक है, और ये जो हिस्सा है आपका और ये जो आपका हिस्सा है इसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है क्रस्ट। इसके कितने भाग हैं, ये किससे मिलकर बने हैं, किस एक चीज की अधिकता इसमें अधिक देखी जाती है, उन चीजों को हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर यह कहूं कि पृथ्वी जो है उसे अगर मैं इस तरह से बाहर निकाल दूं, ये जो हिस्सा है इसे अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोर, ये हो जाएगा आपका मेंटल, और ये हो जाएगा आपका क्रस्ट। क्रस्ट जिसे बोलते हैं भूपरपटी, क्रस्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं भूपरपटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं भूपरपटी। ठीक है, ये तो वो हो गया जो मैंने आपको नॉर्मल सी चीज़ें बताई। पर अगर हम यहाँ पर एक इमेज के जरिए देखें कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तो उसे कुछ यूँ देख सकते हैं, जैसे ये है जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि पृथ्वी का जो हिस्सा है उसे अगर हम काट के बाहर निकाल लें तो ये कुछ यूं दिखेगा, है ना। ये कैसा दिखेगा, ये कुछ यूं दिखेगा। जैसे आपने तरबूज देखा होगा ना, खरीदने जाते होंगे तो कहते हैं भैया मीठा है कि नहीं, तो कहता भाई साहब काट के देख लो, है ना। तो उतना हिस्सा काट के निकालता तो देखते हैं कि उसके केंद्र से लेके उसके परपटी तक का जितना भी हिस्सा है आप उस तरबूज में देख सकते हैं कि अच्छा इतना हिस्सा पका है, इतना कच्चा है, इतना पका है ना। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के आधे के हिस्से को केंद्र से निकाल के ऊपर निकाल लिया, और ये क्या है, ये इस रूप में निकला। यहाँ आपने देखा हो तो यहाँ पर ये जो कोर है इसे दो भागों में बांटा है इन्होंने, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। ठीक है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये मेंटल है आपका, यहाँ से यहाँ तक, जिसे इन्होंने दो भागों में बांटा है, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। ठीक है, इससे ऊपर का ये जो हिस्सा है पूरा, जिसके ऊपर पहाड़ हैं आपके, जिसके ऊपर महासागर है आपका, इसे बांटा है इन्होंने क्रस्ट में। किसमें? क्रस्ट। इसमें भी है एक आपकी महासागरीय क्रस्ट और आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट मतलब वह क्रस्ट जिस पर महाद्वीप है, ये वाली जो क्रस्ट है ये क्या है, ये है आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट। और अगर बात की जाए ये वाली जो क्रस्ट है जिस पर महासागर है, ये क्या है, ये है आपकी महासागरीय क्रस्ट। अगर देखा जाए तो जितने में महाद्वीप है उसे बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, जितने में महासागर हैं उसे कहा जाता है आपका महासागरीय क्रस्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और जो आपको देखनी है, और वो क्या है, वो है ये आपकी ये। ठीक है, ये इमेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप एक शब्द से जो है फैमिलियर हो जाएं, जिसका नाम है असंबद्धता। क्या नाम है?
जो शब्द है आपका असंबद्धता, आप उस शब्द से थोड़े से फैमिलियर हो जाएं, इसके लिए मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूं, क्योंकि कई बार जो है आपसे वो एग्जाम में पूछ लेता है, जो असंबद्धता है उससे रिलेटेड चीजें आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, और इसीलिए जो है मैं यहां आपको वो दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है, ये है आपकी इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल में लोअर मेंटल, अपर मेंटल और क्रस्ट। जो चीज वहां है वही यहां पर है। लेकिन अगर यहां पर कुछ आप नया देख रहे हो तो आप एक इस हिस्से को देख रहे होंगे, इन्होंने कहा कि इसे कहते हैं कोनोरोड असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। क्या है? कोनोरोड असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता के बारे में अगर मैं बात करूं, इसे अगर हिंदी में कहूं तो असंबद्धता। असंबद्धता क्या है? तो याद रखिएगा, असंबद्धता वह क्षेत्र है जहां पर दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं मिलती हैं, है ना। वह क्षेत्र जहां दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर इस हिस्से को हमने कोनोरोड असंबद्धता कहा है, इसका अर्थ है कि जो लोअर आपका क्रस्ट है और जो अपर क्रस्ट है, मतलब क्रस्ट को अगर दो भागों में बांटे हम, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, तो वह स्थान जहां लोअर क्रस्ट के भी गुण मिलेंगे और अपर क्रस्ट के गुण भी मिलेंगे, उस बिंदु या उस क्षेत्र को बोलते हैं कोनोरोड असंबद्धता। ठीक है। इसी तरह से अगर आप मेंटल को देखें तो मेंटल में ये है आपका लोअर मेंटल और ये है अपर मेंटल। ये वाला हिस्सा जहां आपके अपर मेंटल के भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी और लोअर मेंटल की भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी, इसे कहा जाता है आपका रैपिडी डिसकंटिन्यूटी या रैपिडी असंबद्धता। क्या बोलते हैं? रैपिडी असंबद्धता। वहीं ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करता है, जो क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करता है, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो हिस्सा है, इसमें क्रस्ट के भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी और अपर मेंटल की भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोहोरोबिक। क्या? मोहोरोबिक असंबद्धता। क्या बोलते हैं? मोहोरोबिक असंबद्धता। ये याद रखिएगा। ठीक है। ठीक। अगर हम जो मेंटल और कोर, या मैं ये कहूं लोअर मेंटल और अपर कोर या आउटर कोर या बाह्य कोर जो है, इसके बारे में देखूं या इसके बारे में बताऊं, आउटर कोर, इन दोनों की विशेषताएं किस जगह पर बन रही हैं? ये वाला जो क्षेत्र है ना। अगर मैं यहां पर देखूं, जो पहली हमने देखी, पहली ये है, दूसरी क्या है? लोअर और अपर मेंटल वाली ये। ठीक है। तीसरी, सॉरी, पहली क्या थी? लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच ये वाला हिस्सा। दूसरी कहां थी? दूसरी हमने देखी थी क्रस्ट और मेंटल के बीच का हिस्सा। तीसरी कौन सी है? तीसरी है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का। चौथा कहां पर है? चौथा है आपका आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच। कौन सा? आउटर कोर और लोअर मेंटल, यानी कि ये वाला हिस्सा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग। क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी मैं बात करूं आपका ये वाला, तो ये क्या है? ये आउटर कोर और ये इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो क्षेत्र, संक्रमणीय क्षेत्र जहां दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसे बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये याद रखिएगा। वह, या फिर इस क्षेत्र की जगह पर मैं कर दूं आपका वह संक्रमणीय क्षेत्र। क्या? वह संक्रमणीय क्षेत्र। वह संक्रमणीय क्षेत्र जहां दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उसे कहा जाता है आपका असंबद्धता। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। यह भूकंप तरंगों के आधार पर बताई गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है। उसके आधार पर बताएगी, मतलब जब वो भूकंप है, या मैं ये कहूं P और S, प्राइमरी और सेकेंडरी जो तरंगे हैं, जिनमें से जो प्राइमरी है ये सिर्फ ठोस से गुजरती है और जो आपकी सेकेंडरी है ये आपसे की द्रव से भी गुजर जाती है। इससे पता लगाया गया है कि अंदर क्या क्या है। कहने का मतलब ये है, मान लो अगर आप जो है
पी या प्राइमरी वेव्स को यहां से छोड़ते हैं, है ना, जो तरंगे, तो वो यहां तक जाएंगी और इसके बाद यहीं रुक जाएंगी, इसके बाद यहां नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये है आपका द्रव, तो ये यहां नहीं जाएंगी। लेकिन सेकेंडरी को अगर आप छोड़ोगे तो ये द्रव में तो ठोस में तो जाएंगी, साथ में द्रव से निकलेंगी, फिर द्रव से होते हुए मतलब ये फिर पार हो जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पी और एस जो भूकंपीय तरंगे हैं उनसे जो है इनकी आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्रस्ट की, भूपरपटी या क्रस्ट, भूपरपटी या क्रस्ट, ठीक है, क्या थी? यह सबसे ऊपरी, क्या है? सबसे ऊपरी ठोस परत थी। क्या थी? सबसे ऊपरी बा पतली ठोस परत, ये क्या है? ये है आपकी भूपरपटी या मैं कहूं क्रस्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसकी औसत मोटाई कितनी है? इसकी जो औसत मोटाई है ये है आपकी 33 किलोमीटर। कितनी? 33 किलोमीटर। अच्छा, अगर इसकी बात करें कि इस 33 किलोमीटर में महासागरीय क्रस्ट कितनी है, महासागरीय भूपरपटी, इसकी मोटाई कितनी है? तो याद रखिएगा ये है इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर। कितनी है? ये है 5 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जो आपने ये देखा सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, इसमें ये वाला जो हिस्सा है जो कि किसका है? जो कि है आपके महाद्वीप का, है ना। तो ये जो मोटाई है महाद्वीप की, ये है ना, ये मोटाई है, यहाँ पर पठार जो भी मान लो, तो ये जो मोटाई है ये कितनी है? ये मोटाई है आपकी 33 किलोमीटर। भाई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सागर, है ना, तो ये मोटाई कितनी रह गई? ये सिर्फ इतनी ही है। और ये कितनी है? ये है 5 किलोमीटर। क्या है? ये है 5 किलोमीटर। ये याद रखिएगा। समझ गए कि नहीं? ये क्रस्ट है, इसके ऊपर ये पर्वत पहाड़ है, तो ये वाली जो क्रस्ट है ये कौन सी है? ये है महाद्वीपीय, जिसकी मोटाई है 33 किलोमीटर। और ये वाला जो हिस्सा है जिसके ऊपर ये सागर बह रहा है, इसकी मोटाई जो है कितनी है? क्योंकि इसमें सागर का तल थोड़ी मापेंगे, सागर जिसके ऊपर बह रहा है यानी कि इसका तल, इसके तल से नीचे क्रस्ट तक की जो मोटाई है ये कितनी है? ये है 5 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने इसमें क्या देखा था? तो याद रखिएगा इसे हम दो में बांट सकते हैं। एक है आपकी अपर क्रस्ट, किसमें बांटा था? एक थी आपकी अपर क्रस्ट। ठीक है, अच्छा, ये किसकी बनी है? तो याद रखिएगा ये बनी है सियाल की। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सियाल Si+Al। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? ये ऊपरी क्रस्ट है या ऊपरी परत है, क्रस्ट की ऊपरी परत है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसी में है आपकी लोअर क्रस्ट। क्या है? लोअर क्रस्ट। ये किसकी बनी है? तो ये बनी है आपकी सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। किसकी? सिलिका एवं मैग्नीशियम की। ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी निचली परत। इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? मतलब अलग कौन करता है? या इनकी सीमा कौन बनाता है? सीमा कौन बनाता है इनकी? तो याद रखिएगा इनकी जो सीमा बनाता है ये बनाता है आपका कोनार्ड असंबद्धता। देखा, याद किया होगा आपने पिछले वाले में, कोनार्ड असंबद्धता। क्या? कोनार्ड असंबद्धता। देखा था ना, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? कोनार्ड असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अच्छा आगे अगला क्या है? अगला है आपका मेंटल। क्या है? अगला है आपका मेंटल। ठीक है, अच्छा, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो देखो इसका विस्तार कहां से कहां तक है।
इसका विस्तार है आपका यहां से लेके यहां तक। अब ध्यान, अच्छा एक बात जो आपने नोटिस की वो ये, या इसमें नोटिस की, यहां पर मैंने बताया वो ये कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है क्या? क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है आपका मोहोरोबिक, ठीक है, या सिर्फ इसे मोहो असंबद्धता कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं नोट में लिख दूं, यहां मैं अगर एक नोट में लिख दूं जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्या? वो ये कि भूपर्पटी व मेंटल की सीमा मोहो असंबद्धता बनाती है ना। मतलब क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन करता है? क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता, ठीक है। अच्छा, मेंटल जो है इसका विस्तार कहां से शुरू होता है? तो याद रखिएगा, इसका विस्तार जो शुरू होता है ये शुरू होता है आपका मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। मतलब 2900 किलोमीटर के बाद से फिर कोर शुरू हो जाती है। यहां पर जो विस्तार हमने बताया है वो लोअर और अपर मेंटल दोनों को मिलाकर बताया है, ठीक है। जो मोह असंबद्धता है यहां से 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है ये क्या है? ये है मेंटल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा इसके जो ऊपरी भाग है या ऊपरी मेंटल को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। इसका जो ऊपरी भाग है इसे दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। इसके निचले भाग को या निचले मेंटल को मध्य मंडल भी कहा जाता है। और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है या इन दोनों की सीमा कौन बनाता है? इन दोनों के लिए सीमा कौन बनाता है? कौन सी असंबद्धता है जो इन दोनों के लिए सीमा बनाती है? तो अगर मैं बात करूं अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसके लिए सीमा बनाती है आपकी रैपिडी। क्या बनाती है? यह बनाती है रैपिडी असंबद्धता। कौन सी? रैपिडी असंबद्धता, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये लोअर मेंटल और अपर मेंटल को डिवाइड करती है बीच से, ठीक। अच्छा, अगर यहां पर मैं बात करूं कि यहां पर अधिकता किसकी होती है, कौन से खनिज की अधिकता इसमें होती है, तो याद रखिएगा इसमें अधिकता होती है आपके आयरन की और मैग्नीशियम की। किसकी? आयरन की और मैग्नीशियम की अधिकता जो है ये मेंटल में होती है, ये याद रखिएगा। इतना ही है मेंटल जो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और नोट जो मैं लिखा रहा हूं जिससे कि आपको कोर को कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, और वो क्या है? वो ये कि मेंटल और कोर की सीमा, मेंटल और कोर की सीमा कौन बनाता है? तो याद रखिएगा मेंटल और कोर की जो सीमा है ये क्या बनाती है? ये है आपका ये वाला हिस्सा गुटेनबर्ग। कौन सी? इसकी सीमा बनाती है कौन? सीमा गुटेनबर्ग। असंबद्धता, इसकी सीमा गुटेनबर्ग असंबद्धता बनाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बेसिकली मैं यहां पर ये सीमा बनाती है इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे असंबद्धता से कि कौन सा क्षेत्र है जो ये इन दोनों को सेपरेट करता है, कोर और मेंटल को, ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा है? अगला हो जाएगा आपका कोर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोर। CORE, कोर, ठीक है। यह कहां से प्रारंभ होती है? तो अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो कहां से यह प्रारंभ हो रही है?
गुटेनबर्ग असंबद्धता से। कहां से? विस्तार है इसका गुटेनबर्ग असंबद्धता से। इसका विस्तार गुटेनबर्ग असंबद्धता से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में याद रखिएगा, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका आउटर कोर और एक है आपका इनर कोर। ठीक है, और ये प्रारंभ होकर कहां तक है? तो ये है 6378 किलोमीटर की गहराई तक। और ये जो 1378 किलोमीटर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इसे मैं मानूं 0, तो इसके केंद्र तक टोटल है 6378, है ना। इसका मतलब यह है कि 33 किलोमीटर हो गई आपकी क्या? 33 किलोमीटर हो गई आपकी क्रस्ट। क्रस्ट से लेके 2900 किलोमीटर तक के बीच का हिस्सा हो गया क्या? मेंटल। 2900 से लेके 6300 तक के बीच का जो हिस्सा हो गया, ये हो गया कोर। कहने का मतलब इतना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही इसका कहने का अर्थ है। ठीक है, अच्छा, इसे किस में बांटा गया है? इसे बांटा गया है बाह्य कोर में। इसका ऊपरी हिस्सा या भाग कोर कहलाता, आउटर कोर या बाह्य कोर। आउटर कोर कहलाता है। किस से किस किलोमीटर तक है? अगर मैं ये कहूं कि 2900 किलोमीटर से कितने तक है, 2900 किलोमीटर से कितने तक ये जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जा रहा है आपका 5100 किलोमीटर तक। कितना? 5100 किलोमीटर तक। अच्छा, इसका भीतरी या निचला हिस्सा या इसका आंतरिक हिस्सा छोड़ो ना, इसका निचला हिस्सा आंतरिक कोर या इनर कोर कहलाता है। ये क्या है? ये है आपका 5100 किलोमीटर से, क्या है? ये है आपका 5100 किलोमीटर से 1378 किलोमीटर तक। कितना? 1378 किलोमीटर तक, 1378 किलोमीटर तक ये जो है, ये है आपका इनर कोर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इनर कोर और आउटर कोर, इनर कोर एवं आउटर कोर को अलग कौन सा हिस्सा करता है, तो याद रखिएगा को या की सीमा लेहमन असंबद्धता बनाती है। क्या? इनर कोर एवं आउटर कोर की सीमा लेहमन असंबद्धता बनाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या हो गई? ये हो गई आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या शुरू करने वाले हैं? अब हम शुरू करने वाले हैं आपके महाद्वीप और महासागर। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं? अब हम शुरू करने वाले हैं आपके महाद्वीप और महासागर। याद रखिएगा, क्या? महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है, अच्छा, महाद्वीप और महासागर बने कैसे, है कि नहीं? क्या जो आज स्थिति है कि महाद्वीपों की संख्या 7 है, महासागरों की संख्या 5 है, क्या हमेशा से ऐसी ही स्थिति थी इसकी या कुछ अंतर था? क्या ऐसा हो सकता है कि महाद्वीप एक ही जगह पर हो और महासागर भी एक ही जगह पर हो, यानी कि मात्र एक महासागर और मात्र एक महाद्वीप? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा था। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या मैं कहूं आपका महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्तार की थ्योरी या क्या सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह या विस्तार
का सिद्धांत, जो कि है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या है? यह है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या CDT। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या है इसमें, है ना, क्या चीज है इसमें? बेसिकली ये क्या है? ये वो है जो आज की जो आपकी स्थिति है ना, जो आपकी आज की स्थिति है उसे प्रदर्शित कर रहा है ये, क्योंकि हमेशा से ये ऐसा नहीं था। फिर कैसा था? फिर ये ऐसा था। अगर इसे देखें कि ये कैसा था तो कुछ ये यूं था। अच्छा, पहले मैं थ्योरी समझाऊं या फिर मैं ये बता दूं कि किसने ये सिद्धांत दिया है? ठीक है, मुझे लगता है पहले मुझे ये समझा देना चाहिए कि ये सिद्धांत किसने दिया है। तो याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत है आपका, है ना, कौन सा? ये जो आपका CBT का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। कब? 1912 में। कब दिया गया था? यह दिया गया था आपका 1912 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें इतना ही बताना था, ज्यादा नहीं था। अच्छा, अब इसे समझते हैं। जो अल्फ्रेड वेगनर हैं, इनका क्या कहना था, है ना? जो अल्फ्रेड वेगनर हैं, इनका क्या कहना था? ओ मुझे लगता है अगले पेज पे ही लेके जाना चाहिए, इसे ज्यादा ठीक रहेगा। है ना? देखो, इसे ध्यान से देखो। अल्फ्रेड वेगनर जो थे, मैं इसे लिखाऊंगा नहीं, मैं इसे सिर्फ समझा दे रहा हूं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पेंजिया और लॉरेंसिया, अंगारालैंड, इन सब से। ठीक है, बहुत सी चीजें इससे मैं पूछ लेता है, और मैं यहां पर सिर्फ समझाने वाला हूं आपको, और आपको उसी से जो है मतलब साथ के साथ में लिखते रहना है। ठीक है, पहली चीज क्या है तो याद रखिएगा, जो अल्फ्रेड वेगनर साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो आज के महाद्वीप हैं, जो कि आज ये वाली स्थिति जो आप देख रहे हो कि है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ग्रीनलैंड, है ना, यूरेशिया, एशिया मतलब इंडिया, ये अलग हिस्सा ना, मतलब ये आपका हो गया एशिया, फिर ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशिया, अफ्रीका, है ना, ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6 7 जो आपके महाद्वीप हैं, ये आज जिस स्थिति में देख रहे हैं, प्रेजेंट में जिस स्थिति में ये हैं, ये वास्तव में इस स्थिति में नहीं थे, बल्कि कई 100 साल पहले, या मैं ये कहूं कि आपका लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, कितना? लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले जो है ये एक पेंजिया के रूप में था। पेंजिया मतलब जहां सारे महाद्वीप एक जगह है, मतलब एक बड़े भूखंड के रूप में, या जितने भी भूखंड है ये सभी एक ही जगह पर थे, और जितने भी महासागर थे ये सभी एक जगह पर थे। ठीक है, तो जो आपका ये हिस्सा था जो एक साथ जुड़ा हुआ था, इसे कहते हैं पेंजिया। क्या बोलते थे? इसे बोलते थे पेंजिया, यानी कि एक महान या एक बड़ा भूखंड। ठीक है, इसके साथ में जितने भी महासागर थे ये सब एक जगह पर थे, और इसे बोलते थे पैंथलासा। क्या बोलते थे? इसे कहा जाता था आपका पैंथलासा। ठीक है, क्या कहते थे? इसे कहा जाता था पैंथलासा। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बाद में धीरे धीरे जो है ये क्या हुआ, ये जो आपका एक बड़ा भूखंड है ये 2 बड़े भूखंडों में टूटा, जिनमें से एक बना आपका लॉरेंसिया और एक बना आपका गोंडवाना लैंड। क्या बना? एक बना आपका लॉरेंसिया, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ये बना है आपका लॉरेंसिया, लगभग 200 मिलियन साल पहले। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बना क्या? ये बना गोंडवाना लैंड। क्या बना? ये बना गोंडवाना लैंड। यानी कि ये दोनों हिस्से जो हैं एक हिस्से से टूट के ये 2 हो गए। 2 होने के बाद याद रखिएगा, जब ये हिस्से 2 हो गए, ठीक है ना, ये जो हिस्से 2 हो गए, उसके बाद इनके बीच में ये एक महासागर उत्पन्न हुआ, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं टेथिस महासागर,
याद रखिएगा, सबसे पहला महासागर जो बना है वो कौन सा है, वो है टेथिस महासागर। ये एक मूल हिस्सा था पानी का, जब ये बीच में से टूटा, तो जब ये टूटा और एक दूसरे से अलग हुआ तो जो खाली जगह थी उसमें पानी ने जो है अपनी जगह बनाई और इससे एक नया महासागर ओपन हुआ या नया महासागर खुला जिसका नाम था टेथिस महासागर। ठीक है, धीरे धीरे और जाके बाद में मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये टूटने शुरू हुए, उसी में जो ऊपर का हिस्सा है इससे क्या क्या बना, जो लॉरेंसिया है। तो याद रखिएगा लॉरेंसिया से जो बने हैं, क्योंकि ये पूछ लेता है, लॉरेंसिया से बना है आपका नॉर्थ अमेरिका। क्या बना है, इससे बना है नॉर्थ अमेरिका और आपका यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया। यूरोप, एक मिनट, यूरोप और एशिया। क्या बना, इससे बना यूरोप और एशिया। मतलब आज के वर्तमान में जो 3 महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, ये बने हैं किससे, ये बने हैं लॉरेंसिया से। बहुत बार पूछता है कि लॉरेंसिया से क्या क्या बना है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आपका एशिया। गोंडवाना लैंड से टूट के क्या बने, तो याद रखिएगा इससे टूट के बना है साउथ अमेरिका। क्या बना है, इससे टूट के बना है साउथ अमेरिका। ठीक है, और इससे टूट के बना है अफ्रीका। क्या बना है, इससे टूटकर बना है अफ्रीका, इससे टूट के बना है अंटार्कटिका। ठीक है, और इससे टूट के बना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और इसी से टूट के बना है इंडिया। इंडिया एशिया का पार्ट है, लेकिन ये लॉरेंसिया का पार्ट नहीं है बल्कि गोंडवाना का पार्ट है। कहने का मतलब क्या है, इतना समझ गया ना, क्या क्या बना, कैसे बना वो सुनो। देखो, जब ये 2 हिस्सों में टूटा और इसमें जो बल थे वो लग रहे थे, तो इससे ये नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड जो है इसमें डिवाइड हुआ अलग। ठीक है, इसके बाद जो नीचे का हिस्सा था जिसमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है इनकी दिशा ये थी लेफ्ट। क्या थी, लेफ्ट। और जो अफ्रीका है इसकी जो दिशा थी ये थी नॉर्थ ईस्ट। क्या थी, इसकी दिशा थी नॉर्थ ईस्ट। तो जब ये साउथ अफ्रीका और यहां पर ये जो आपका ये साउथ अमेरिका और जब अफ्रीका बने तो इनके बीच में ये जो एक महासागर ओपन हुआ, ये कौन सा था, ये था एटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर ओपन हुआ, ये हुआ एटलांटिक महासागर। कहने का मतलब ये क्या है, मैं कहने का मतलब ये है, मान लो ये क्या है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये इस ओर जा रहा है, और यहां पर ये क्या है, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये भी इस ओर जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं यूरेशिया की, यानी यूरोप और एशिया की, ये इस ओर जा रहा है। और जो इससे जुड़ा हुआ था, कौन सा, इससे जुड़ा हुआ था जो आपका अफ्रीका, ये इस ओर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर यानी ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये जो आपकी एस आकृति बनी, ये जो आपका एस आकृति का, कई बार पूछता है कि एस आकृति का जो है कौन सा महासागर है, तो ये जो एस आकृति का महासागर बना है इसे बोलते हैं आपका एटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है आपका एटलांटिक महासागर। याद रखिएगा, ये जो आपका अफ्रीका है जब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा था और इससे जाके जब ये टकराया है ना, तो यहां पर ये बना है भूमध्य सागर। क्या बना है, ये बना है भूमध्य सागर। याद रखिएगा जो भूमध्य सागर है ये टेथिस सागर जो पहला सागर है उसका बचा हुआ रूप है ना, ये महासागर नहीं है। टेथिस एक सागर है, एक छोटा सागर है जो कि प्राचीन रूप है किसका, टेथिस सागर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये सब प्राचीन है पर खुल के एक नए नए नाम बने हैं, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। ठीक है, समझ गए या नहीं, इस चीज को समझ गए। इसके अलावा जब आपको याद रखना है, जब ये इंडिया ये जो कि नॉर्थ ईस्ट की ओर ये भी अग्रसर था और ये जाके जब यूरेशिया से टकराया है तब इसने, और मतलब ये जो है ये जब यूरेशिया से टकराया और ये जो अरेबियन पेनिनसुला है जब ये इससे टकराया, इन दोनों ने यहां मिलकर, यहां पर ये अरेबियन पेनिनसुला और ये इंडिया, इन दोनों ने यहां मिलकर ये क्या बनाया, ये बनाया इंडियन ओशियन। क्या बनाया, इन्होंने बनाया ये इंडियन ओशियन। ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जब ईस्ट की ओर मूव कर गया और अंटार्कटिका जब साउथ की ओर मूव कर गया, इनके बीच में जो महासागर खुला ये क्या है, ये है आपका अंटार्कटिक महासागर। क्या खुला, ये हो गया आपका अंटार्कटिक महासागर। देखो नॉर्थ और साउथ के बीच में ओपन हुआ है आपका अंटार्कटिक, एटलांटिक।
ठीक है। जब और साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में ये जो बना है ये क्या है, ये है आपका अंटार्कटिक। इनके बीच में यहां जो बना है ये क्या, ये है इंडियन ओशियन। कितने हो गए, 1 2 3। इसे हम बोल सकते हैं नॉर्थ एटलांटिक और साउथ एटलांटिक। 1 2 3 4। और ये क्या बचा, ये बचा है आपका पैसिफिक ओशियन। इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये है आर्कटिक ओशियन। टोटल कितने ओशियन है, टोटल है 5, पैसिफिक, एटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और नीचे ये अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। ये क्या है, ये है आपकी वैगनर थ्योरी, जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। याद रखना किससे क्या बना है, किसके बीच में कौन सा महासागर कैसे ओपन हुआ है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है। कई बार पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये मेडागास्कर, क्या ये तीनों कभी एक जगह पर थे? तो हाँ बिल्कुल, ये तीनों एक समय पर एक जगह पर थे। क्या ये और अफ्रीका का हिस्सा है? तो हाँ बिल्कुल, ये अफ्रीका का हिस्सा है। कई बार ऐसा होता है कि जो साक्ष्य या जो जीवात्म अफ्रीका में मिलते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, वही साक्ष्य जो हैं ये इंडिया में भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, और इस समय इंडिया कहां पर है? इस समय इंडिया यूरेशिया में है, जो कि भाग है किसका? जो कि भाग है लॉरेंसिया लैंड का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, और वो ये कि इसके लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं, इसके लिए किस प्रकार के बल जो हैं ये जिम्मेदार हैं। तो याद रखिएगा, ये एक है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब ऐसा थोड़ी है कि टूट गए, क्यों टूट गए, कोई कारण तो होगा क्यों टूटे। तो ये टूटे हैं आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का ध्रुवीय, कौन सा, याद रखिएगा, पृथ्वी का ध्रुवीय ये फ्लिंग बल है ना, और चंद्रमा का आकर्षण बल, और चंद्रमा का आकर्षण बल। इन 3 बलों के कारण जो है ये टूटे हैं, क्योंकि आपको ही पता है चंद्रमा का या जो पृथ्वी घूम रही है उसके बल का, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनका जो है प्रभाव अच्छा खासा पड़ता है। इसके कारण जो है क्या हुआ है, इसके कारण इन बलों के कारण क्या हुआ, इन बलों के कारण जो एक पेंजिया था इसमें विखंडन हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके महाद्वीप और महासागर। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया आपके महाद्वीप और महासागर। यहां तक की चीजों को आपको रिवाइज करना है, पुराना पीछे का। क्यों? क्योंकि कल इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम कल देखने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक चीज पर और आ जाते हैं, जो आपने यहां देखी है, जो आपको दिखाई दे रही है प्लेट टेक्टोनिक। क्या दिखाई दे रही है? यह दिखाई दे रही है आपको प्लेट टेक्टोनिक। आपको यह दिखाई दे रहा है कि 2 जो प्लेट हैं ये इधर मूव कर रही हैं, 2 प्लेट इधर मूव कर रही हैं, एक प्लेट ऊपर नीचे मूव कर रही है। क्या मतलब है इनका, है ना। अब यहां पर हम देख लेते हैं जो आपकी भ्रंश घाटियां हैं, जो आपके फॉल्ट हैं, जो भ्रंश हैं, वो कैसे बने हैं। ठीक है, बैली कैसे बनी है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, उन्हें हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखेंगे, उससे पहले एक इमेज है जो मैं चाहता हूं कि आप देखें, जो कि जरूरी है। जैसे ये, ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लें, उसके बाद मैं आपको कुछ पीछे लेके चलूंगा जो हमने अभी तक किया है उसमें। ये दिखाई दे रहा है यहां पर, अगर आप देखो तो ये क्या है, ये है क्रस्ट, और ये क्या है, इसके नीचे का हिस्सा, ये क्या है, ये है आपका मेंटल। क्या है, ये है आपका मेंटल। ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें क्या कहा गया है, हेनरी हेस ने ये दी थी, ये वाली थ्योरी। ठीक है, क्या है ये, इसे बोलते हैं एक तरह से मतलब बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और हेनरी हेस द्वारा ये दी गई है। मैं इसे समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। इसके समझने से आप ये समझ सकेंगे कि किस प्रकार जो है, जो प्लेट हैं ये मूव कर रही हैं, और प्लेट के मूव करने से किस प्रकार आपकी वैली, पर्वत, पहाड़ बनते हैं, है ना। कैसे जो ट्रैप वगैरह है, जो दक्कन
ट्रैप वगैरह हैं ये बने हैं, कैसे जो है ज्वालामुखी जो है एक्चुअल में ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं वो सब चीज़ें बेसिकली जब ज्वालामुखी हम पढ़ेंगे तब तो हम पढ़ेंगे ही, पर यहाँ मोटे मोटे तौर पर हम भ्रंश पर्वत और जो आपके डक्कन ट्रैप टाइप की जो चीज़ें हैं वो कैसे बनती है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने इससे पहले देखा था पृथ्वी को, जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब देखी थी तो इसमें हमने देखा था कि ये है क्रस्ट जो कि ठोस अवस्था में है। ठीक है, और ये है आपका अपर मेंटल जो कि प्लाज्मा, या मैं एक तरह से कहूं द्रव अवस्था में है। किसमें है? प्लाज्मा या द्रव अवस्था में। इसे ऐसा मानो कि जो कागज जैसे पानी है, पानी के ऊपर लकड़ी रख दो, मानने के लिए कह रहा हूं कि पानी के ऊपर लकड़ी रख दो, पानी जैसे जैसे मूव करेगा लकड़ी भी उसके साथ मूव करेगी, है ना, समझते हो ना कि पानी के ऊपर अगर आप लकड़ी रख दोगे और जैसे जैसे पानी मूव करेगा उसके ऊपर रखी हुई लकड़ी भी उसी दिशा में मूव करेगी जिस दिशा में पानी मूव करेगा। ठीक है, सेम वही है, ये जो आपका हिस्सा है ये द्रव अवस्था में है। ठीक है, किसमें? जेली लाइक फॉर्म में है वैसे तो, लेकिन आप समझने के लिए द्रव अवस्था समझ सकते हैं, प्लाज्मा में है। ठीक है, ये मान लो ये द्रव अवस्था में और ये क्या है? ये है आपका ठोस अवस्था में। अब इसमें जो आपका मेंटल है, इसमें ध्यान देना, किसमें? मेंटल जो है इसमें, ये जो मेंटल है इसमें इस प्रकार से गति हो रही है ना, जो मेंटल है उसमें इस प्रकार की गति हो रही है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपने कभी जो है एक बेल्ट देखी होगी जिसे कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, आपने जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे गए होंगे, एयरपोर्ट वगैरह आप गए होंगे तो आपने देखा होगा ये एक बेल्ट यहाँ से इस तरह से चलती रहती। कभी मेट्रो में बैठे होंगे तो यहाँ आप सामान रख देते हैं, सामान चलते चलते ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाता है कि नहीं, और फिर ये नीचे से वापस से ये गति जो है, जो बेल्ट है ये यूं गोल 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 घूमती रहती है। तो जो हेनरी हेस साहब हैं उन्होंने कहा था कि इसके अंदर जो है कन्वेयर बेल्ट की तरह जो है, जो इस तरह की जो बेल्ट है इसकी तरह जो है मूवमेंट होता रहता है। तो जहां पर ये मूवमेंट एक दूसरे से जुड़ता है, कहने का मतलब ये है जैसे मैं ये 3 बेल्ट ले लूं, एक बेल्ट ये, एक बेल्ट ये और एक बेल्ट ये। ठीक है, इस बेल्ट की गति कुछ यूं है, इस बेल्ट की गति इस प्रकार है और इस बेल्ट की गति जो है ये इस प्रकार है। ठीक है, मान लो तो सेम इसके अंदर अब मैं ये जो बेल्ट है इन्हें मैं अगर क्रस्ट कह दूं, कौन सी? महाद्वीपीय क्रस्ट। किन्हें क्या बोलूं मैं? अगर मैं इन्हें महाद्वीपीय क्रस्ट या भूपर्पटी बोल दूं, ठीक है, महाद्वीपीय भूपर्पटी, महाद्वीपीय भूपर्पटी। यहां पर क्या है? इसके नीचे ये है मेंटल। क्या है? ये है मेंटल। जब ये एक दूसरे की ओर गति करेंगी तो एक दूसरे से टकराएंगे, है कि नहीं? है तो ये इसी पर। तो जब ये एक दूसरे की ओर गति करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे बैठ जाएगी। जिस बेल्ट का घनत्व अधिक होगा या जो पर्पटी या जो प्लेट, जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो नीचे बैठ जाएगी, दूसरी वाली प्लेट इसके ऊपर चढ़ेगी। लेकिन घर्षण के कारण इसमें क्या है? इसमें कुछ जो है ये इस तरह से क्या होगा? इस तरह से बलय पड़ेंगे। इसमें क्या पड़ेंगे? इस तरह के बलय पड़ेंगे जिससे बनते हैं बलित पर्वत। क्या बनते हैं? जिससे निर्माण होता है बलित पर्वत। जैसे आपका हिमालय वो इसी वजह से बना है। जब पृथ्वी जो है जब भारत जो है कहां से? अफ्रीका से आते हुए यूरेशिया में टकराया, जब अफ्रीका से होते हुए एशिया में टकराया अपना भारत, तो उस टक्कर की वजह से जो यूरेशिया की प्लेट थी, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा था तो वो नीचे बैठ गई, और जो भारतीय प्लेट थी उसका घनत्व कम था, इसलिए वह उस पर घर्षण करते हुए उसने बलय बनाए और इन बलय से निर्माण हुआ है हिमालय का। तो कभी क्वेश्चन आए कि हिमालय का जो निर्माण है या जो हिमालय के पर्वत हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं, तो ये हैं आपके बलित पर्वत। क्या हैं? ये हैं आपके बलित पर्वत। ठीक इसी तरह से जो ब्लैक फॉरेस्ट वाला जो आपका एरिया है, रॉकीज वाला, जो रॉकीज वाला एरिया है नॉर्थ अमेरिका में, जो पर्वत हैं रॉकीज, जो साउथ अमेरिका में पर्वत है आपके एंडीज, ये भी क्या हैं? ये भी हैं बलित पर्वत। क्यों? क्योंकि इसमें भी महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट एक दूसरे से टकरा रही हैं, या महाद्वीपीय जो प्लेट हैं और जो महासागरीय प्लेट हैं ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, और जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे बैठ जा रही है और जिसका घनत्व कम है वो उस पर घर्षण के कारण बलय जो है निर्मित कर रही है, जिससे जो है क्या हो रहा है? जिससे जो है पर्वत का निर्माण
हो रहा है। तो जो बलित पर्वत है ये किसके कारण होते हैं? जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तब क्या बनता है? तब बनता है आपका बलित पर्वत। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं तब क्या होगा? जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो नीचे का जो लावा है ये क्या है? ये एक्चुअल में लावा है ना, तो ये लावा ऊपर आता है। क्या होता है? ये लावा ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद कुछ समय के बाद ठंडा होता है, फिर उसके ऊपर लावा जमता है, ठंडा होता है। इससे जो महासागर है इसके अंदर पहाड़ बनते हैं, है ना, इसके अंदर पहाड़ बनते हैं जिन्हें बोलते हैं सी माउंट। क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं सी माउंट। अगर वो देखा जाए कि सी माउंट जो है ये किससे बने हैं, तो याद रखिएगा दो महासागरीय प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने पर। ये क्या है? ये महासागरीय प्लेट है। ये क्या है? ये है महाद्वीपीय प्लेट। ये महासागरीय प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो नीचे का जो लावा है ये ऊपर आएगा, और ऊपर आने पर यहां पर जो है क्या हो जाएगा? यहां आने पर ये जम जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां आने पर ये जम जाएगा और इससे बनाएंगे यहां पर पर्वत। क्या बनाएंगे? इससे बनेंगे यहां पर्वत। यही कारण है कि अगर पूरे, मैं मैप में भी दिखाऊंगा आपको कि पूरे जो, मतलब कल दिखाऊंगा, जो मैप है ना उसमें देखेंगे, या फिर आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल रिज, है ना, सॉरी ओशियनिक रिज, है ना, क्या ओशियनिक रिज। जैसे आपने देखा होगा कि जो महासागरीय धाराएं, कई जगह आपने देखा होगा कि गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं जो हैं वो मोस्टली उत्पन्न होती हैं यहाँ से। जो गर्म जल धाराएं, क्योंकि यहाँ से लावा होता है, लावा इस पानी को गर्म कर देता है, तो जो गर्म जल धाराएं वो मोस्टली कहाँ से उत्पन्न होती हैं? यहीं से उत्पन्न होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे इसके अंदर क्या होता है? इससे इसके अंदर यहाँ पर जो है पर्वतों का निर्माण होता है जिन्हें हम बोलते हैं सी माउंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गई महासागरीय जो आपकी प्लेट्स हैं जब ये दूर जा रही हैं। क्या हो अगर महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो? क्या हो अगर महाद्वीपीय प्लेट जो हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हो? तब होता है ये जो महाद्वीपीय संचलन है, अगर ये हो, मतलब कहने का ये है कि जो, एक मिनट, जो फॉल्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ये पर्वत का है, तो ये है आपका पर्वत किससे बनते हैं? ये बनते हैं आपके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब जहां दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हों। एक है डाइवर्जेंट जहां पर दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों। ठीक है, इससे बनते हैं, इससे होता है पर्वतों का निर्माण। एक पर्वतों का निर्माण होता है आपका इससे, जैसे कि आपका सतपुड़ा और विंध्य। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये एक हिस्सा है किसका? भूमि का, है ना, परपटी का। किसका? परपटी का। इससे समुद्र का कोई लेना देना नहीं है, समुद्र इसमें दूर दूर तक इसके पास में नहीं है। क्या हो अगर इनके बीच जो संचलन है वो एक दूसरे की ओर हो, है ना। इसमें क्या होगा? जब इनका संचलन एक दूसरे की ओर होगा तो बीच का जो हिस्सा है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना, जिसे हम बोलते हैं हिरष्ट। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं हर्ष्ट। इससे बने हैं क्या? इससे बने हैं आपके विंध्य पर्वत और आपके सतपुड़ा पर्वत। क्या बनेंगे? इससे बनेंगे आपके विंध्य पर्वत और आपके सतपुड़ा पर्वत। देखो, जब ये इस ओर जा रहे हैं तो यहां पर भी एक जो हिस्सा होगा, है ना, फिलहाल इतना ही देखते हैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जब ये एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं तो इसका ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया? ये ऊपर उठ गया। जिससे क्या है? जिससे ये जो ऊपरी उठा हुआ हिस्सा है ये पर्वत जैसा प्रतीत होता है। कैसा? पर्वत जैसा दिखता है, पर्वत जैसा प्रतीत होता है। तो इससे क्या है? ये कहलाता है आपका हिरष्ट। ठीक है, सेम क्या हो कि अगर इनका जो गति है ये एक दूसरे से दूर हो तो बीच का जो हिस्सा है ये नीचे की ओर धंस जाता है। क्या हो जाता है? तो बीच का जो हिस्सा है ये नीचे की ओर धंस जाता है, जिससे कहते हैं ग्रेवन। क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है ग्रेवन। और इससे बनती हैं आपकी रिफ्ट या भ्रंश घाटियां। क्या बोलते हैं? इससे बनती हैं आपकी भ्रंश घाटियां या रिफ्ट वैली। और याद रखिएगा जो नर्मदा, जो आपकी ताप्ती और जो माही है वो इन्हीं में बह रही है ना। जो ताप्ती माही है वो आपकी इन्हीं में बह रही है, ग्रेवन में, या मैं ये कहूं कि भ्रंश घाटियों में। तो एक तरह के पर्वत इनसे बनते हैं।
ठीक है। बहुत ज़्यादा देखो, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ मैं इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में, पर ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ना। तो इससे जब भी ऑब्जेक्टिव पूछे कि हर्स्ट और ग्रेवन क्या होता है, तो ये है आपका हर्स्ट, ये है ग्रेवन, अंग्रेजी में ही पूछेगा, ठीक है। साथ में पूछेगा कि जो प्लेट्स हैं ये किसके ऊपर तैर रही हैं, तो याद रखिएगा मेंटल के ऊपर तैर रही हैं। अगर पूछे बलित पर्वत किससे बनते हैं, तो याद रखिएगा 2 महाद्वीपीय जो मतलब ये जो आपके बलित पर्वत हैं ये किससे बनते हैं, तो याद रखिएगा महासागरीय और महाद्वीपीय, इन प्लेटों का जब आपस में टकराव होता है, क्या होता है, जब महासागरीय महाद्वीपीय या महासागरीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय, मैं लिख देता हूँ ना तो भूल ही जाओगे। जैसे जो बलित है ये बनता है जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, आपस में कन्वर्जेंट होती हैं, है ना। जब यहां पर कन्वर्जेंट एक्शन होता है तब जाके बलित पर्वत बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के एंडीज और रॉकीज, कौन कौन सी प्लेटें वहां टकरा रही हैं, एक टकरा रही है प्रशांत महासागरीय प्लेट, उसके साथ टकरा रही है आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और प्रशांत महासागर के साथ टकरा रही है आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। और ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, ये दोनों मिलकर बना रही हैं रॉकीज और एंडीज, जो कि हैं बलित पर्वत, ठीक है। दूसरा बलित पर्वत बनने का कारण क्या है, वो है आपका महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय प्लेट। एग्जाम्पल के तौर पर यूरेशिया की प्लेट और भारत की प्लेट, है ना, यूरेशिया की प्लेट और भारत की प्लेट, ये दोनों टकराकर क्या बना रही हैं, ये दोनों टकराकर बना रही हैं हिमालय। क्या बना रही हैं, हिमालय। और हिमालय क्या है, हिमालय आपका बलित पर्वत। अभी हम पर्वतों को और डिटेल में देखेंगे, पर मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको बताया, जब हम पर्वत पढ़ेंगे तो पर्वत का एक्चुअल में कितने प्रकार के पर्वत होते हैं वो भी हम वहां पर देखेंगे। ये समझ में आ गया। यहां पर प्लेट जो है, प्लेट टेक्टोनिक एक्चुअल में क्या है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। भ्रंश घाटी और पर्वत, बलित पर्वत और आपके ये जो आपके ग्रेबन और हर्स्ट, यहाँ पर मतलब जो बाह्य संचलन से जो बनते हैं उनके द्वारा जो पर्वत बनते हैं उन्हें हमने यहाँ पर देख लिया। अब तक जो पढ़ाया है इसे आपको याद करके आना है, कल याद करके आना है, या फिर रिवीजन आपको अपना कर लेना है। एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें।